कि प्रत्येक वार्डों में दोस्तों जनसंख्या का अनुपात जो है लगभग समान होता है। जो अनुपात होता है जो है पद छोड़ना पड़ेगा। तीसरा लाइन देखिए दोस्तों, यदि वह सहकारी समिति का जो है सभापति या उप सभापति हो तब भी उसे छोड़ना पड़ेगा। ये भी दोस्तों अयोग्यता की श्रेणी में आता है। अगर उनके घर में दोस्तों शौचालय नहीं बना है 1 वर्ष के अंदर, तो देखिए है ना, सरपंच तो चुनाव लड़ लिया, सरपंच का चुनाव, लेकिन 1 वर्ष के भीतर अगर शौचालय नहीं बनाया है, उसके घर में नहीं बना है, तो अयोग्य घोषित हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज से संबंधित ये हम लोग का जो है तीसरा वीडियो है। इस वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा, वीडियो के लिए है। इसी से आप जो है कंपेयर कीजिएगा कि आपको नॉलेज कितना है पंचायती राज से संबंधित। हो सके तो कमेंट्स में भी करते जाइएगा आंसर। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। और जितने भी MCQ है दोस्तों ये मेरे स्वयं के द्वारा बनाया गया है। ओके, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, ग्राम पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है। देखिए, असत्य पूछा गया दोस्तों, याद रखना है ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ग्राम पंचायत में वार्डों की जो है संख्या कितनी है? 15 होती है, ये गलत है। याद रखिए दोस्तों कि ग्राम पंचायत में वार्डों की जो अधिकतम संख्या है ये 20 हो सकती है। ओके, कितनी हो सकती है? 20। और न्यूनतम अगर बात पूछा जाए, न्यूनतम कितनी होती है ग्राम पंचायत में, तो कम से कम जो है 10 वार्ड होना चाहिए और अधिक से अधिक कितना होना चाहिए? 20 वार्ड होनी चाहिए। ओके, देखिए, पहला पॉइंट, उप सरपंच का जो चुनाव है दोस्तों अप्रत्यक्ष होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, अप्रत्यक्ष ही होता है। सभी पंचों में से किसी एक को दोस्तों उप सरपंच चुना जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और ये ध्यान रखना है दोस्तों कि सरपंच अगर SC ST या OBC का नहीं है दोस्तों, तो याद रखना है उप सरपंच या तो ST का होगा, या तो SC का होगा, या फिर OBC का ही होगा। ओके, ऐड कीजिएगा। और ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यदि जो है सरपंच ST SC या OBC का है तो उप सरपंच के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। उप सरपंच जनरल का भी हो सकता है, SC का भी हो सकता है, ST का भी हो सकता है, या OBC का भी हो सकता है। ओके, तो ये सब ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए देखिए, ग्राम पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है, तो देख लेते हैं। देखिए, है ना, ये कूट वाला प्रश्न है और याद रखना एग्जाम में कूट वाला ही प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए, प्रत्येक वार्डों में जनसंख्या का अनुपात लगभग समान होता है। दूसरा देखिए, प्रत्येक वार्ड में कम से कम है ना 100 जनसंख्या और अधिकतम जो है 1000 जनसंख्या हो सकती है। तीसरा देखिए कि पंच के चुनाव के लिए प्रत्याशी का नाम उस वार्ड के जो है मतदाता सूची में होना ज़रूरी है। तो कौन सा जो है सही है दोस्तों, देख लीजिएगा, है ना। तो याद रखिए दोस्तों कि इसका जो सही आंसर कौन सा है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर कौन सा है ना, 1 और 2 सही है। ओके, ऐड कीजिएगा, ऑप्शन E सही है। याद रखिएगा कि प्रत्येक वार्डों में दोस्तों जनसंख्या का अनुपात जो है लगभग समान होता है। जो अनुपात होता है जनसंख्या का वो समान होता है। और प्रत्येक वार्ड में दोस्तों याद रखना है कम से कम 100 जनसंख्या और अधिकतम जो है 1000 जनसंख्या हो सकती है। बाकी ध्यान रखना है कि पंच के जो चुनाव के लिए दोस्तों प्रत्याशी का नाम उस वार्ड के मतदाता सूची में होना जो है ज़रूरी नहीं होता है। ये याद रखना है कि जो ग्राम पंचायत है उनके मतदाता सूची में नाम होना जरूर रहता है। ठीक है, उस वार्ड के जरूरी नहीं रहता। ठीक है, वो किसी भी वार्ड से हो सकता है। ओके, जो पंच के जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किसी भी वार्ड से हो सकता है। उनका जो नाम है दोस्तों ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में होना ज़रूरी है। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर वार्ड का पूछा गया है दोस्तों। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है। देखिए, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सरपंच या उप सरपंच को अपना पद छोड़ना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कूट वाला ही प्रश्न है, देखेंगे ना। देखिए, पहला दोस्तों, यदि वह लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा में दोस्तों सदस्य चुन लिया जाता है। ओके, याद रखिए। देखिए, यदि वह किसी राजनीतिक पार्टी का सचिव हो। तीसरा देखिए दोस्तों, यदि वह सहकारी समिति का सभापति या उप सभापति हो। तो ध्यान रखना है दोस्तों किस परिस्थिति में, तो याद रखना है पहला वाला परिस्थिति में तो दोस्तों उनको छोड़ना पड़ेगा ही। याद रखना है यदि वह लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में सांसद है ना या विधायक चुन लिया जाता है तो उनको दोस्तों अपना जो है पद छोड़ना पड़ेगा। तीसरा लाइन देखिए दोस्तों, यदि वह सहकारी समिति का जो है सभापति या उप सभापति हो तब भी उसे छोड़ना पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है, याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका देखिए, है ना, 1 और 3 सही है। ऑप्शन B सही है, 1 और 3। ओके, याद रखिएगा, ये तीसरा वाला नहीं हो सकता, है ना, यदि वह किसी राजनीतिक पार्टी का सचिव हो, ये नहीं दिया गया है। ओके, याद रखना है ना, तो दोनों को याद रखना है, 1 और 3 को। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है।
देखिए, पंचायत चुनाव में निर्वाचित सदस्यों का नाम राजपत्र अखबारों में प्रकाशित होने के बाद कितने दिनों के भीतर पंचायत का मीटिंग बुलाना अनिवार्य है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए, इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 30 दिनों के भीतर मीटिंग बुलाना अनिवार्य है। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिए दोस्तों कि ये है कि पंचायत के प्रकाशन है ना, पंचायत जब है ना चुनाव हो जाते हैं तो याद रखना रिजल्ट के दिन, रिजल्ट होने के बाद दोस्तों प्रकाशन है ना राजपत्र में प्रकाशित होते हैं, अखबारों में प्रकाशित होते हैं। उसके 30 दिनों के भीतर दोस्तों मीटिंग करना अनिवार्य है। कितने दिनों के? तो 30 दिनों के भीतर मीटिंग करना अनिवार्य है। ओके, और इसकी अध्यक्षता, ये ध्यान रखना है दोस्तों कि इसकी जो अध्यक्षता है कौन करता है? तो याद रखिएगा विहिप अधिकारी जो होता है ये है ना, यही जो है इसकी अध्यक्षता करता है। ओके, और प्रथम मीटिंग से लेकर दोस्तों पंचायत का कार्यकाल याद रखना है 5 वर्ष तक होता है। कितने? 5 वर्ष तक होता है। और 5 वर्ष से पहले ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि यदि जो है इस स्थिति में जो है 5 वर्ष से पहले जो है पंचायत अगर विघटित हो जाता है तो 6 महीने के अंदर क्या करवाना पड़ता है? क्या करवाना पड़ता है? 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना पड़ेगा। ओके, लेकिन दोस्तों वो चुनाव जब होगा दोस्तों तो वो 5 वर्ष के लिए नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है। ओके, बाकी जो शेष बचा हुआ समय है दोस्तों उसके लिए ही होगा। ओके, ऐड कीजिएगा। और इसको भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर जो है पंचायत खत्म होने में केवल 6 महीना बचा हुआ है, कितने? केवल 6 महीना बचा हुआ है, तो पंचायत विघटन होने की स्थिति में नहीं होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में दोस्तों पंचायत का विघटन नहीं होता है ना, केवल चुनाव होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में ग्राम पंचायत का सरपंच अयोग्य घोषित होगा? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ओके, मज़ेदार प्रश्न है, देखते हैं। देखिए, पहला देखते हैं दोस्तों। देखिए, जो साक्षर नहीं है वह उनकी उम्र 20 वर्ष से कम है तो बिल्कुल दोस्तों इस स्थिति में जो है वो अयोग्य घोषित होगा ही। दूसरा देखिए दोस्तों कि निर्वाचन होने के 1 वर्ष के भीतर उनके घर में शौचालय ना हो तो इस स्थिति में भी दोस्तों क्या होगा? वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। ठीक है, अगर सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं और जीत गए हैं और उनके घर में शौचालय नहीं बना है 1 साल के अंदर तो क्या होगा? अयोग्य घोषित हो जाएगा। ओके, देखिए तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, पंचायत द्वारा देनदारी बकाया हो और मांगे जाने पर 30 दिन के भीतर दोस्तों ना दे पाए तो इस स्थिति में भी क्या? अयोग्य घोषित हो जाएगा। ओके, चौथा देखिए कि शासकीय भूमि का जो है अतिक्रमण किया हो। ओके, तो ये भी दोस्तों अयोग्यता की श्रेणी में आ जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। 1 2 3 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, पंच निम्नलिखित में से किसे त्यागपत्र देगा यदि सरपंच उपस्थित ना हो? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर याद रखिएगा दोस्तों कि ये है ना, देखिए अगर सरपंच उपस्थित ना हो दोस्तों तो इस स्थिति में जो है उप सरपंच को वह त्यागपत्र देगा। याद रखिएगा, है ना। तो पंच किसको त्यागपत्र देगा? सरपंच को त्यागपत्र देगा। ना होने की स्थिति में किसको देगा? तो उप सरपंच को देगा। ओके, याद रखिएगा। और उप सरपंच किसको त्यागपत्र देगा? याद रखिएगा, जिला उप संचालक को। किसको? जिला उप संचालक को। ओके, और सरपंच किसको त्यागपत्र देगा? ध्यान देगा, जिला उप संचालक को ही, या फिर दोस्तों विहिप अधिकारी को देगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व पंचायत के विघटन पर फिर से गठित पंचायत की अवधि क्या होगी? तो वही प्रश्न हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। ऑप्शन कौन सा है? याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। केवल शेष अवधि के लिए ही दोस्तों उनका जो है कार्यकाल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए 73वां संविधान संशोधन में पंचायतों को कौन से जो है मुख्य कामों की जिम्मेदारी सौंपी गई है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है। देखिए इसका सही आंसर है तो करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। याद रखिएगा, सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये देखिए संविधान में कब से पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कब से दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 73वां संविधान संशोधन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते ये है, देखिए ग्राम पंचायत की बैठक प्रारंभ करने के लिए कितने प्रतिशत कोरम गणपूर्ति होना आवश्यक है?
तो कितने प्रतिशत गढ़ पूर्ति होना आवश्यकता होती है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर है, देख लेते हैं। याद रखिए दोस्तों कि इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। याद रखिएगा 50% जो है गढ़ पूर्ति होना आवश्यक है। ओके, याद रखिए दोस्तों कि कुल सदस्य संख्या की जो है ना 50% कोरम गढ़ पूर्ति होना आवश्यक है। और यदि अगर दोस्तों ये जो है पूरा नहीं होता, ये जो गढ़ पूर्ति पूरा नहीं होती दोस्तों, तो सरपंच दोस्तों बैठक को स्थगित कर देगी और मीटिंग की जो है ना अगली तारीख के लिए, मीटिंग की जो तारीख है वो अगली तारीख के लिए टाल दी जाएगी। ओके, ऐड कीजिएगा। और अगले जो मीटिंग है अगली तारीख में भी अगर 50% जो है गढ़ पूर्ति नहीं होती है दोस्तों, तो मीटिंग जो है प्रारंभ कर दी जाती है। लेकिन इस मीटिंग में ये होता है दोस्तों कि जो कोई भी जो नया टॉपिक है, कोई भी जो नया विषय है उस पर चर्चा नहीं की जाती है, केवल पुरानी विषय पर ही दोस्तों चर्चा की जाती है। ओके, ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, ग्राम पंचायत के सरपंच को माह में कम से कम कितने मीटिंग या बैठक या फिर सम्मेलन बुलाना अनिवार्य है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है। इसका सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, 1। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि ग्राम पंचायत के जो है सरपंच को माह में कम से कम 1 सम्मेलन बुलाना अनिवार्य है। ओके, याद रखिएगा इसकी जो सूचना है कौन जारी करता है? तो इसकी जो सूचना है याद रखना है ग्राम पंचायत के जो है सचिव जारी करता है। याद रखिएगा, है ना, एक शासकीय जो है अधिकारी होता है हर ग्राम पंचायत में, उनको क्या बोलते हैं? सचिव बोलते हैं। और यही सचिव दोस्तों याद रखना है विगत सम्मेलन और जो चालू सम्मेलन है उनके जो है आय व्यय का जो है हिसाब रखता है कौन? तो ग्राम पंचायत का सचिव। ओके, बैठक बुलाने का जो अधिकार होता है दोस्तों ये सरपंच के पास होता है, याद रखना है। ओके, सरपंच बुलाते हैं। लेकिन अगर सरपंच है ना असमर्थ है, बैठक बुलाने में असमर्थ है दोस्तों, तो ग्राम पंचायत का जो सचिव है वो 25 दिन बाद, ध्यान दीजिएगा कितने दिन बाद? 25 दिन बाद मीटिंग करेगा या फिर सम्मेलन बुलाएगा। ओके, तो ये सभी पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए, ग्राम पंचायत के विशेष सम्मेलन कितने दिवस के भीतर बुलाना अनिवार्य है? ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत का जो है विशेष सम्मेलन कितने दिवस के भीतर बुलाना अनिवार्य है? ध्यान देगा। इसका सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। याद रखिएगा 7 दिवस के भीतर बुलाना अनिवार्य है विशेष सम्मेलन को। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ग्राम पंचायत के विशेष सम्मेलन में यदि है ना ये पंचायत के जो है 50% से अधिक पंच अगर लिखित सूचना दे देता है दोस्तों, याद रखना है ना, ग्राम पंचायत में दोस्तों 50% से अधिक जो पंच होते हैं वो अगर लिखित सूचना देगा तो याद रखना है सरपंच को 7 दिनों के भीतर बैठक बुलाना पड़ेगा। ठीक है, 7 दिनों के भीतर बुलाना अनिवार्य होगा। और सरपंच ना होने की स्थिति में दोस्तों पंच जो है आपस में मिलकर मीटिंग करेगा और बैठक बुलाने का जो कार्य है दोस्तों ये सचिव करेगा। अगर ये होता है दोस्तों कि लगातार जो है 3 सम्मेलन में जो है सरपंच अनुपस्थित होता है, याद रखना है लगातार 3 सम्मेलन में अगर सरपंच जो है अनुपस्थित होता है तो ऐसी स्थिति में याद रखना है छत्तीसगढ़ पंचायती राज की जो धारा, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 44 के अनुसार दोस्तों याद रखना है सरपंच जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखना है विशेष सम्मेलन जो है कितने दिनों के भीतर बुलाना है आवश्यक? तो 7 दिनों के भीतर बुलाना आवश्यक है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए, ग्राम पंचायत द्वारा 1 माह में अंतिम रूप से निपटाए गए विषय पर कितने माह तक कोई भी पुनर्विचार नहीं किया जाएगा? तो कितने माह तक? ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी सही है दोस्तों, 6 माह। 6 माह तक दोस्तों कोई जो है उस विषय पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें यह है दोस्तों कि 3/4 सदस्यों की जो है लिखित सूचना देने पर दोस्तों उस विषय पर जो है पंचायत फिर से चर्चा कर सकती है। ओके, ये ध्यान रखना है। और या फिर क्या होता है दोस्तों, जो विहिप प्राधिकारी होता है दोस्तों उनकी मांग पर उस विषय पर दोबारा चर्चा किया जा सकता है। ओके, ध्यान रखना है इसको, इस पॉइंट को। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, सरपंचों के मानदेय को 2000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो कितना किया गया दोस्तों? इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर दोस्तों हमारी जानकारी में याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 4000 रुपये किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं ये है। देखिए, ग्राम पंचायतों के पंचों के बैठक के लिए मिलने वाले 200 रुपये के भत्ते को बढ़ाकर कितना रुपए किया गया है? तो कितना रुपए किया गया दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, पंच का जो है देख लेते हैं। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर याद रखिए दोस्तों कि बी सही है। ओके,
500 रुपये किया गया है। ओके, तो पंचों को दोस्तों बैठक के लिए जो मिलने वाली 200 रुपये है भत्ता है, वो इनको बढ़ाकर कितना किया गया है, 500 रुपये किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा 500 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यह है, देखिए निम्नलिखित में से किसे चुनाव लड़ने हेतु शपथ पत्र दाखिल करना पड़ेगा? तो किसे, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है, कूट वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि देखिए सरपंच को दोस्तों है ना ये शपथ पत्र दाखिल करना पड़ेगा। ओके, आवश्यक है। और आपका देखिए है ना पंच के लिए ये नियम लागू नहीं होता है, लेकिन जनपद सदस्य के लिए ये नियम लागू होता है, वहीं जिला पंचायत सदस्य के लिए ये नियम लागू होता है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर है इस प्रकार। ओके, तो ध्यान रखना है ना, तो किसके किसके लिए याद रखिएगा दोस्तों कि सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य को चुनाव लड़ने के लिए शपथ पत्र दाखिल करना पड़ेगा। ओके, और ये याद रखिएगा दोस्तों कि अगर हम अमानत राशि की बात करें, जिनको अमानत राशि या प्रतिभूति राशि या फिर आपका निक्षेप राशि भी बोलते हैं, तो देखिए पंच को दोस्तों आरक्षित वर्ग में दोस्तों 25 रुपये उसको जमानत राशि देना पड़ेगा, जमानत राशि या अमानत राशि, और सामान्य के लिए 50 रुपये। ओके, पंच के लिए बता रहे हैं ना। और उसी प्रकार सरपंच के लिए दोस्तों आरक्षित वर्ग में 500 रुपये है और सामान्य के लिए 1000 रुपये ऐड कीजिएगा। और जनपद सदस्य के लिए दोस्तों 1000 रुपये है ना, ध्यान दीजिएगा आरक्षित वर्ग में, और आपका देखिए सामान्य के लिए 2000 रुपये है। ओके, जिला पंचायत सदस्य के लिए दोस्तों अमानत राशि याद रखना है, जिला पंचायत सदस्य को आरक्षित वर्ग में 2000 रुपये और जनरल के लिए दोस्तों जो सामान्य वर्ग में 4000 रुपये अमानत राशि है ना, जमानत राशि, अमानत राशि, निक्षेप राशि ये देना पड़ेगा। ओके, तो ये सब पॉइंट है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है, देखिए सरपंच अगर अपना त्याग पत्र जिला उप संचालक को दे, ऐसी स्थिति में सरपंच का जो है पद संभालने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? तो किसकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, स्थानापन्न सरपंच की जो है नियुक्ति की जाती है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के संबंध में कुछ अधिनियम से संबंधित प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में पंचायत से संबंधित पदाधिकारियों को हटाने का प्रावधान है, देख लीजिएगा ऑप्शन को, और हो सके दोस्तों तो आप लोग कमेंट्स में भी बताइएगा। ओके, आंसर को, इसका सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, धारा 40। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि अध्याय 3 के जो है धारा 40 में ये जो है उपबंधित है कि पंचायत से संबंधित पदाधिकारियों को हटाने का जो प्रावधान है। ओके, ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में पंचायत से संबंधित पदाधिकारियों का जो है निलंबन का प्रावधान है, ध्यान दीजिएगा, निलंबन पूछा गया ना, देख लीजिएगा। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, याद रखिए दोस्तों की धारा 39। ओके, अध्याय 3 के जो है धारा 39 में ये जो है उपबंधित है। क्या याद रखना है, पंचायत से संबंधित जो पदाधिकारियों का निलंबन का जो प्रावधान है ये उपबंधित है। ठीक है, निलंबित करने का जो प्रावधान है किसमें वर्णित है, धारा 39, अध्याय 3 के धारा 39। ओके, ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, देखिए छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है दोस्तों, देख लीजिएगा, ए, बी, सी या डी। देखिए इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, याद रखिएगा 11,664 ग्राम पंचायतों की संख्या है वर्तमान में। ओके, ऐड कीजिएगा। अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का जो है संक्षिप्त नाम क्या है, पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में, याद रखिएगा। देखिए इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 है इनका संक्षिप्त नाम। ओके, ऐड कीजिएगा, अध्याय 1 में है। ओके, ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में विधियों का अनुकूल आदेश 2001 कब से लागू हुआ, तो कब से लागू हुआ है दोस्तों, देख लीजिएगा। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 नवंबर सन 2000 को लागू हुआ। ओके, ऐड कीजिएगा, 1 नवंबर सन 2000। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के किस धारा में पंचायत से संबंधित परिभाषाएं दिया गया है, तो किस धारा में दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा, ए, बी, सी या डी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, धारा 2। ठीक है, अध्याय 1 के धारा 2 में दोस्तों पंचायत से संबंधित परिभाषाएं दिया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए
ये अगला प्रश्न है। देखिए राज्य के पंचायती राज अधिनियम धारा है ना, सॉरी, देखिए राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत किस धारा में यह उल्लेखित है कि राज्य के राज्यपाल द्वारा किसी भी ग्राम या ग्रामों के समूह को ग्राम पंचायत के रूप में परिवर्तित कर सकता है? ध्यान दिएगा, ए, बी, सी या डी। ध्यान दिएगा दोस्तों कि इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। याद रखिएगा अध्याय 2 धारा 3, ठीक है, अध्याय 2 के धारा 3 में वर्णित है कि जो राज्य का राज्यपाल कोई भी दोस्तों उनको लगता है ना, कोई भी जो है ग्राम पंचायत है, कोई भी जो गांव है, गांव का समूह है, उनको दोस्तों ग्राम पंचायत में कन्वर्ट कर सकता है, ग्राम पंचायत घोषित कर सकता है, ठीक है, अधिसूचना जारी करके। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, अध्याय 2 धारा 3। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए प्रत्येक ग्राम पंचायत की एक मतदाता सूची होगी या किस धारा में उपबंधित है? तो किस धारा में उपबंधित है दोस्तों, देख लेते हैं ऑप्शन को, ए, बी, सी या डी। देखिए इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अध्याय 2 के धारा 4 में ये उपबंधित है कि हर ग्राम पंचायत की एक मतदाता सूची होगी। ओके, याद रखिएगा अध्याय 2 के धारा 4 में वर्णित है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए ये तो तितर बितर हो गया है। ओके, तो इसी प्रकार के जो है प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, तितर बितर वाला ही प्रश्न पूछा जाएगा, फिर भी देख लेते हैं, है ना। देखिए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अध्याय 2 की धारा 5 के अनुसार कौन सा कथन है ना असत्य है पूछा गया। तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, देख लीजिए इसका सही आंसर देखेंगे। देखिए पहला देखिए कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो ग्राम पंचायत से संबंधित है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो ग्राम पंचायत से संबंधित है ना, ग्राम सभा का मामूली तौर से निवासी है, उसका जो नाम है ना, ग्राम के जो है मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। दूसरा देखिए कि कोई व्यक्ति एक से अधिक ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का जो है हकदार नहीं होगा। मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति 2 ग्राम पंचायत में जो है उनका नाम मतदाता सूची में नहीं होगा, ठीक है। तीसरा देखिए कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक ग्राम पंचायत की जो है मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है ना, यदि वह स्थानीय प्राधिकारी हो। तो ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए ये तीसरा गलत है, ठीक है। बाकी याद रखना है कि ऑप्शन देखिए 1, ये 1 सही है, याद रखिएगा, है ना। मामूली तौर पर निवासी हो, उस गांव की जो है मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है उनको, ठीक है, अगर निवासी है। दूसरा दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक जो है ग्राम पंचायत में उनका जो है मतदाता सूची में नाम नहीं किया जा सकता, केवल एक ग्राम पंचायत में हो सकता है। ओके, तो ये है ऑप्शन नंबर आपका डी, है ना, ये असत्य है। ओके, ध्यान दीजिएगा, है ना। और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे तितर बितर है ना, वैसे ही तितर बितर वाला प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। आपको प्रिपेयर रहना है उसी के लिए, ठीक है। कूट वाला ही प्रश्न, व्यापम चेंज हो गया ना, पहले जैसा नहीं कि 1 लाइनर पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए अगला प्रश्न। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। बाकी इसका डिटेल वाला PDF है ना, अगली बार से मैं ये करूंगा दोस्तों कि इसका जो है साथ में जो है ना डिटेल पॉइंट है उसको भी मैं ऐड करूंगा। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए दोस्तों, शुक्रिया। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। शेयर अगर करते करते बन रहा है दोस्तों तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।